हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, अभी तक के प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने लाइट के विषय में स्टडी किया। मीन्स लाइट एक एनर्जी है जिससे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। ये जो हम कलरफुल वर्ल्ड देख रहे हैं ये लाइट की वजह से ही पॉसिबल है। लाइट ना होता तो फिर हमें ये दुनिया कैसी दिखती? आप सोचो, बिल्कुल डार्क दिखती, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखती। तो इसका मतलब लाइट के ही हेल्प से हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। लाइट में हम लोगों ने 2 चैप्टर स्टडी किया। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी किया जिसमें हम लोगों ने मिरर स्टडी किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर स्टडी किया, उनके यूजेज स्टडी किया, उनसे इमेज फॉर्मेशन स्टडी किया और उनके न्यूमेरिकल स्टडी किया। फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टडी किया। रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन क्या है, स्नेल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हम लोगों ने स्टडी किया। और किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन क्या होता है इसकी स्टडी किया। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड कैसे निकालें इसकी स्टडी किया। हम लोगों ने लेंस की स्टडी किया, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन की स्टडी किया। फिर हम लोगों ने डिस्पर्जन स्टडी किया, स्पेक्ट्रम स्टडी किया और उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टडी किया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्टडी किया और चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल स्टडी किया। ह्यूमन आई स्टडी किया, ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट स्टडी किए, उनके फंक्शन स्टडी किए। अब आप 2 चैप्टर के मास्टर बन गए होंगे क्योंकि आपको बोर्ड देना है, आगे चल करके आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है। आप में से किसी को नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस बनना होगा, किसी को आईआईटी मेंस एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटीएन बनना होगा, किसी को एनडीए क्वालिफाई करके आर्मी ऑफिसर बनना होगा, किसी को एयरफोर्स ऑफिसर बनना होगा, किसी को आर्मी ऑफिसर बनना होगा, किसी को आईएएस बनना होगा, किसी को पीसीएस बनना होगा, किसी को डीएम एसडीएम बनना होगा, किसी को आईपीएस बनना होगा। सबके अपनी अलग अलग मंजिल होगी, अलग अलग रास्ते होंगे, लेकिन सभी का रास्ता स्टडी से गुजरता है। आपको अच्छे से स्टडी करना है और जो बात न समझ में आ जाए अपने फिजिक्स गुरु के चैनल फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर अपनी क्वेरी को शेयर करना है, साझा करना है सर के साथ, जिससे आपकी क्वेरी और प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर 2 था द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर 3 है आपका इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 4 है हम लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 5 है हम लोगों का सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आज हम लोग चैप्टर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की बच्चों। अब बात ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये तो आप सभी जानते हो। आपके पास फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। मीन्स जितने भी आपके आसपास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप देख रहे हो ये मोस्टली किससे रन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। बिना इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया कैसी होगी आप इमेजिन करो कि अभी 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है तो कैसी कंडीशन होती है। हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, गर्मी लगने लगती है, लाइट नहीं मिलती है, एसी नहीं चलता है, कूलर नहीं चलता है, हाय तौबा मच जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में? वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे सारे अप्लायंसेज इसी से चलते हैं, हमें जितनी फैसिलिटी मिलती है इसी से मिलती है। तो इलेक्ट्रिक करंट से हमारे सारे अप्लायंसेज चलते हैं
और ये एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में होती है कि कितनी हम फ्लो कराएं, कितनी ना फ्लो कराएं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम डिफरेंट एप्लायंसेज को अपने रन कराते हैं और जिसका हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। ओके, तो आपको ये बात तो पता लग गई ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? क्या है? एनर्जी है। क्या करते हैं हम इससे? अपने डिफरेंट अप्लायंसेज को रन कराते हैं। फैन है, कंप्यूटर है, टीवी है, एसी है, गीजर है, हीटर है। आपके ये सारे अप्लायंसेज किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आती कहाँ से है? छोटे स्केल पर तो हमारे सेल या बैटरी से मिलती है, बड़े स्केल पर पावर प्लांट में बनाई जाती है, वहां से आती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, क्यों करती है, कितनी तेजी से करती है, इलेक्ट्रिसिटी किन बातों पर डिपेंड करती है, कब फ्लो करती है। ये कई क्वेश्चन है जो आपके माइंड में एराइज हो रहे होंगे कि आखिर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो कौन फ्लो करता है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या जरूरी होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, किससे मेजर करते हैं, स्केलर है या वेक्टर है, यूनिट क्या होती है। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके माइंड में एराइज हो रहे होंगे क्योंकि आप क्यूरियस स्टूडेंट हैं, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन एराइज होंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ। यू आर वेलकम, यू शुड आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हमें आज कहानी सुननी है इलेक्ट्रिसिटी की। चलो इलेक्ट्रिसिटी की कहानी सुनने से पहले थोड़ा हम और कहानी सुन लें, ठीक ना। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की कहानी सुननी है, यूके की जुबानी सुननी है। चलो हम सुनते हैं। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि हमारे आसपास जितनी भी दुनिया है, जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, जितनी भी चीजों को आप देख रहे हो, जितनी भी चीजों का आप एहसास कर रहे हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे चेयर हो, चाहे एयर हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, वो सब एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अगर एक चाक ले लो, उसको तोड़ते चले जाओ, 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 लास्ट में एक पीस बचेगा जो चाक ही होगा, लेकिन आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, लेकिन उसमें चाक की सारी प्रॉपर्टीज तो प्रेजेंट रहेंगी ना। तो उस पार्टिकल को आप लोग क्या कहोगे? एटम कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? एटम कहोगे। क्या कहोगे? एटम कहोगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया? एटम हो गया। एटम के पापा कौन हैं? जॉन डाल्टन हैं। अब एटम जब आपस में, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, H है, Cl है, O है, Na है, ये सब क्या है? एटम है। ये सब क्या है? एटम है। और एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं तो सब्सटेंस या मटेरियल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल, ठीक ना। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। ये घर बना हुआ है, ये होम बना हुआ है, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? ब्रिक्स। कई ब्रिक्स के से मिला करके वॉल बनती है, वॉल से रूम, रूम से घर बन गया। वैसे ही एटम जो होता है सभी मटेरियल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब एटम की बात करें, एटम बहुत छोटा होता है, आप देख नहीं पाओगे, स्पेक से भी नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? एटम का साइज है 10 to the power -10 मीटर। 10 to the power -10 मीटर मीन्स
लगभग एक जो आपके हेयर की मोटाई है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 1 पार्ट आएगा। तो एटम इज वेरी 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 स्मॉल। तो एटम का साइज क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब एटम जो होता है, एटम के अंदर एक बड़ा वीआईपी घर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के पापा कौन हैं? रदरफोर्ड। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। कब किया था? 1911 में। तो एटम के अंदर एक बड़ा वीआईपी पोर्शन होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। वो एटम के सेंटर में होता है और एटम का सारा मास नियर अबाउट न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन लोग होते हैं? चलो बताते हैं आपको। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है ये भी बताते हैं। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। क्या? 3 पार्टिकल्स होते हैं और वो दुनिया के हर एटम के अंदर होंगे, हर बॉडी के एटम में होंगे, चाहे वो चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, जो भी चीज हो, हर चीज एटम से मिलकर बनी है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस वेरी स्मॉल होता है। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर मीन्स वेरी स्मॉल। आप ऐसा सोच लो कि 1 मीटर रेडियस का एक सर्कल बना दो। 1 मीटर रेडियस का एक सर्कल बना दो, उस पर एक पिन की टिप रख दो तो पिन की टिप न्यूक्लियस हो गया। या पूरी अर्थ को एटम मान लो, उस पर एक एप्पल रख दो तो एप्पल क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज सबसे छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो एटम हुआ और एटम का साइज न्यूक्लियस से 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है। कितना? 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है। अगर आप सन को न्यूक्लियस मान लो तो सन के सेंटर से और जहां लास्ट प्लैनेट है आपका 8 प्लैनेट, वहां की बाउंड्री तक वो सारा एटम हो गया। तो न्यूक्लियस की बाउंड्री से लेकर के एटम की जहां लास्ट बाउंड्री है वो बीच का स्पेस हो गया। जैसे सन होता है सेंटर में, उसके चारों ओर प्लैनेट घूमते रहते हैं तो सोलर सिस्टम बन जाता है, वैसे एटम होता है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब एटम के अंदर और 3 पार्टिकल होते हैं, 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन पार्टिकल का नाम कौन बताएगा? देखते हैं कौन स्टूडेंट ब्रिलियंट है। एटम्स के अंदर 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन तो बड़ा बदमाश होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, इनमें चार्ज पाया जाता है। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बड़े वीआईपी होते हैं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, न्यूक्लियस से कभी बाहर निकलते ही नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। जैसे अभी आपका एग्जाम आ जाएगा तो आप भगवान को याद करोगे, जाकर के मंदिर में चक्कर लगाओगे, प्रसाद चढ़ाओगे, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, सन सेंटर में होता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेंटर में होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं।
इसका मतलब दुनिया का हर एक एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, ये कभी निकलते नहीं है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, इसका मतलब कि एटम के 3 बदमाश लोग हैं। एटम 3 बदमाश लोगों से मिलकर बना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो गए, वो निकलते नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन को 1919 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को 1897 में जे टॉमसन ने डिस्कवर किया था। 1897 में न्यूट्रॉन को 1932 में सर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो इलेक्ट्रॉन को सर जे टॉमसन ने 1897 में, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने 1919 में, न्यूट्रॉन को 1932 में सर जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज पाया जाता है बच्चों? निगेटिव। कैसा पाया जाता है? निगेटिव। प्रोटॉन पर कैसा पाया जाता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कैसा होता है? न्यूट्रल। इससे क्या मतलब निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। रीजन की एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन तो बेचारा न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, चुप्पे आराम फरमाता रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पर प्लस चार्ज पाया जाता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्या? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और न्यूक्लियस के बाहर एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब चार्ज 2 तरीके के हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। ये बात किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कहाँ के थे? यूएसए के थे, अमेरिका के थे। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया चार्ज 2 वैरायटी में होते हैं, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। और इन्होंने क्या किया था? लाइटनिंग कंडक्टर इन्वेंट किया था, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगाए जाते हैं। ओके, तो आपने पता कर लिया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। प्लस चार्ज प्रोटॉन पर, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिल गई। देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, मीन्स जो प्लस और माइनस हैं या माइनस प्लस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन जो लाइक चार्जेज होते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपल्सन होता है इनमें। तो अनलाइक चार्जेज में अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्जेज में रिपल्सन होता है। इसका मतलब प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को दूर भगाएंगे, माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को पास बुलाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस चार्ज एक दूसरे को पास बुलाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये तो बड़ा फैंटास्टिक फंडा हो गया कि अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं। ओके, इसका मतलब 2 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके, वेरी गुड, ये बात तो आपको पता लग गई। अब
कहानी के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप कहानी सुन रहे हैं, ठीक ना, करंट की कहानी, यूके की जुबानी। तो अब आगे देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट घूमते हैं। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए रहता है। तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं एटम में, और एटम को छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, इसका मतलब न्यूक्लियस रहेंगे एटम के चारों ओर, और एटम में ही न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहेंगे। जैसे सन है, सन के चारों ओर प्लैनेट घूम रहे हैं, वैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास घूमेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर घूमेंगे। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं तो ये तो जिस रास्ते में चलते हैं उस रास्ते या पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी लेवल। इनका नाम बता, क्या पंडित जी ने नाम रखाया है? के, एल, एम, एन, ओ, पी, ये इनके नाम हो गए। तो के एनर्जी लेवल, एल एनर्जी लेवल, के, एल, एम एनर्जी लेवल, इनको एनर्जी लेवल कहते हैं। ये न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब न्यूक्लियस के पास सबसे पहला एनर्जी लेवल के सेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरबरी ने बताया था। उसके बाद एल सेल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर के, एल, एम, एन ऐसे सेल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक ना। और जब वो रिवॉल्व करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं उनको न्यूक्लियस टाइटली बाउंड रखता है, उन पर स्ट्रांग फोर्स होता है, उन पर स्ट्रांग फोर्स होता है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं सेल में, उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वेरी वेरी स्मॉल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है उनमें सभी इलेक्ट्रॉन पर बराबर फोर्स नहीं होता है। जो न्यूक्लियस के पास है उस पर ज्यादा फोर्स, जो न्यूक्लियस से दूर है उस पर कम फोर्स। और एक बात और बता दूं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके एटम में ये जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एटम में जो सबसे दूर का इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, तो उस एनर्जी लेवल को बैलेंस सेल बोलते हैं या बैलेंस एनर्जी लेवल बोलते हैं। और वहां जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले वाले सेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है, इन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस एनर्जी लेवल को बैलेंस एनर्जी लेवल कहते हैं। मतलब किसी एटम में न्यूक्लियस से जो सबसे दूर एनर्जी लेवल है उसको हम बैलेंस एनर्जी लेवल या बैलेंस सेल कहते हैं। और वहां जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात क्लियर? और वो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बदमाशी करते हैं, याद रखना, वो बड़े बदमाश होते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होते हैं, उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो उन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जो करंट फ्लो करती है उन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जो हीट फ्लो करती है उन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। अब लेकिन ये देखना है कि क्या वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ के जा सकते हैं, बाय बाय कह सकते हैं मैं जा रहा हूं,
जैसे आप अभी सेलेक्ट हो जाओगे आईआईटी में, एम्स में, एमबीबीएस में, तो आप अपने पापा मम्मी को छोड़ के चले जाओगे आईआईटी करने। तो वैसे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके एटम में ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर मोस्ट के, इन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वेरी स्मॉल होता है। इन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वेरी स्मॉल होता है और उनको जरा सा भी थर्मल एनर्जी मिल गई तो वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके, अपने एटम को छोड़ करके निकल जाते हैं और पूरे मटेरियल के अंदर वो घूमते रहते हैं, मनमानी करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, जैसा कि गैस के मॉलिक्यूल करते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम को छोड़ के निकल जाते हैं, जिन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, जो कि पूरे मटेरियल के अंदर आसानी से आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, उन्हें बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? उनका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? किसी भी एटम के अंदर वह इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो न्यूक्लियस का कहना नहीं मानते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके निकल जाते हैं और पूरे एटम से बाहर चले जाते हैं, मटेरियल के अंदर कहीं घूम सकते हैं, उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी मटेरियल के अंदर दौड़ने लगते हैं तो हम कहते हैं करंट फ्लो हो रही है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट को फ्लो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किस करंट के फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? एटम के से निकले हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो करंट फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो नहीं फ्लो करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि सारा काम इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों का होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, वैसा ही बिहेवियर इनका होता है। अब आप देखें बहुत ध्यान से, जो ये मेटल्स होती हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, आयरन है, ये जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और उनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करती है, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है एंड सो ऑन। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, तो उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, सिरामिक है, रबर है, माइका है, वुड है, स्टोन है, ये सब क्या है? इंसुलेटर है। इसका मतलब दो तरीके के मटेरियल आपके पास हो गए। एक वह मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे पाए जाते हैं और वो करंट को फ्लो कराते हैं, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। और एक ऐसे मटेरियल हो गए जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में प्लास्टिक आएगा, वुड आएगा, रबर आएगा, सिरामिक आएगा, स्टोन आएगा, ये सब इंसुलेटर मटेरियल हो गए। कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, ये सब का हो गए आपके कंडक्टर हो गए। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सकती है, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। और जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, करंट फ्लो ही नहीं कर सकती है, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में कौन आएगा? प्लास्टिक। आप प्लास्टिक का वायर लगा दोगे, करंट नहीं फ्लो करेगी। और रबर आएगा, सिरामिक आएगा, आपका स्टोन आएगा, वुड आएगा, ये सब इंसुलेटर है। तो अब दो तरीके के मटेरियल हो गए, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, इंसुलेटर में नहीं फ्लो करती है।
अब याद रखना, इसका मतलब करंट के फ्लो के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। कौन रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो तो निकल ही नहीं सकता है, तो प्रोटॉन फ्लो करते नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है। सारा काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर इतना ही प्लस चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। और किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो एटम न्यूट्रल होता है, ठीक ना। तो दुनिया की हर बॉडी न्यूट्रल है, क्योंकि भगवान ने हर एक बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने प्रोटॉन दिए हैं, इसलिए नेट चार्ज 0 है और हर एक बॉडी न्यूट्रल है। अब जब हम किसी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है। हम कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं वो निगेटिव चार्ज हो गई। और जब एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज बॉडी को हम कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज फ्लो करने लगता है और जो है हम कहते हैं करंट फ्लो कर रही है। तो आज हम देखेंगे कि करंट क्या होती है, करंट कैसे फ्लो करती है, इसकी कहानी क्या होती है, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। आइए हम डिस्कस करते हैं कि करंट क्या है। तो करंट को जानने के पहले हम चार्ज जान ले क्या है। टॉपिक 1 हमारा चार्ज है। क्या है? चार्ज है। अब चार्ज कैसे कहते हैं? लाइक मास, charge is also the basic property of some elementary particle like electron and proton। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको बेटा हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, या इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं या बेसिक पार्टिकल कहते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कहते हैं सर, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल क्यों कहते हैं, इनको फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं? इनको इसलिए कहते हैं बच्चों कि दुनिया के हर एक एटम, दुनिया की हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। कोई आप बता ही नहीं सकते हो कोई बॉडी, कोई ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर ना बनी हो। तो दुनिया की हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, दुनिया का हर एक एटम इनसे मिलकर बना हुआ है। तो ये हर एक एटम के पार्ट है, हर एक एटम के एसेंशियल पार्ट है, इसीलिए इनको कहा जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल, या इनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल, या इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन में चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं है। और आप जानते हो 9th में आपको मास पढ़ाया था, आपको बताया था कि मास की वजह से अर्थ सन को अट्रैक्ट करती है, सन मून को करता है, मून जुपिटर को करता है। इसका मतलब मास दुनिया में हर चीज के अंदर है। तो मास क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है। मास क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। दुनिया में हर चीज के अंदर मास होगा, मास को उससे दूर नहीं कर सकते हो। तो मास की वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। वैसे जब चार्ज होता है तो चार्ज की वजह से भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करती है। तो जैसे मास होता है वैसे ही चार्ज भी होता है। तो मास की तरीके से चार्ज भी जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं। तो लाइक मास, charge is the basic property of the electron and proton due to which they attract and repel each other। means मास की तरीके से चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और उसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं। तो चार्ज की डिफिनेशन हो गई
कि मास की तरीके से, जिस तरीके से किसी चीज से मास को नहीं दूर किया जा सकता, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से उसके चार्ज को नहीं दूर किया जा सकता। तो मास की तरीके से चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, और इसकी वजह से जो है एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करती है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। आप चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से? किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से? तो चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट, सेकेंड क्या है, टाइम की यूनिट। और एम्पियर इंटू सेकेंड को एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स, उनका था डी अगस्टिन कूलम्ब। तो कूलम्ब को क्रेडिट देने के लिए चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। क्या होती है, कूलम्ब होती है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्या, कूलम्ब होती है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई बच्चों, कूलम्ब। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब। अब क्वेश्चन ये उठता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट तो पड़ती नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज जो है, लेकिन याद रखना चार्ज दो प्लस माइनस दोनों होते हैं। अब इफ देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, अमाउंट ऑफ चार्ज q इक्वल टू NE। अभी हमने बताया था कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, बड़ा वीआईपी है, वो तो न्यूक्लियस से निकल नहीं सकता है। तो फ्लो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। करंट कौन फ्लो कराएगा, इलेक्ट्रॉन कराएगा। हीट कौन फ्लो कराएगा, इलेक्ट्रॉन कराएगा। केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है ना, ये सारा काम इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बड़ा जो है वो यूजफुल होता है। तो अगर कहीं पर भी n इलेक्ट्रॉन, कहीं पर भी अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो, तो टोटल चार्ज होता है Q इक्वल टू NE। क्या होता है, Q इक्वल टू NE। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q क्या है, Q जो है टोटल चार्ज है। तो कहीं पर भी अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो टोटल चार्ज होता है Q इक्वल टू NE। और E की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि चार्ज टू वैरायटी में होते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो दो तरीके के चार्ज होते हैं, तो दो तरीके की चार्ज बॉडी भी होंगी, एक प्लस चार्ज बॉडी, एक माइनस चार्ज बॉडी। तो चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। कितने टाइप के, टू टाइप के। कौन कौन से, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। प्लस प्लस चार्ज रिपल करेंगे, माइनस माइनस रिपल करेंगे, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। आइए हम फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। देखिए ये कोई एक कंडक्टर वायर है। अब कंडक्टर मैंने आपको बता दिया है कंडक्टर क्या होते हैं। ये कोई कंडक्टिंग वायर है। देखिए ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसको हमने एक सेल से लाके कनेक्ट कर दिया। ये देखिए एक सेल लगा हुआ है, ये सेल से लाके कनेक्ट कर दिया। ये सेल का प्लस है, ये सेल का माइनस है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। यहाँ हमने एक की लगा दिया कि इस सर्किट को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। और यहाँ एक अमीटर लगा दिया जो करंट को मेजर करेगा कितने एम्पियर है। तो यहाँ एक अमीटर लगा दिया, यहाँ एक सेल लगा दिया, यहाँ एक की लगा दिया, यहाँ एक वायर कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ प्लस लगाया है तो यहाँ पर प्लस टर्मिनल हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और इस वायर में ये जैसे ही यहाँ प्लस हुआ यहाँ माइनस हुआ, इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस से प्लस की तरफ चलना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेंगे, माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे। और उनके अपोजिट डायरेक्शन
डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करना शुरू करेगी, वो आपकी ये करंट फ्लो करेगी। अब हमने क्या किया, इस वायर का यहाँ पर एक कोई एरिया ले लिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने एक एरिया ले लिया और हमने ये देखा कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैपिटल क्यू चार्ज, नेट चार्ज कैपिटल क्यू फ्लो कर रहा है टी टाइम में। हमने देखा कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में। तो टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा, क्यू अपॉन टी। यही जो यूनिट टाइम में यहां से चार्ज पास होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कंडक्टर में उसके किसी क्रॉस सेक्शन से जितना नेट चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मींस 1 सेकंड में यहां से जितना चार्ज फ्लो करेगा वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट हम चार्ज के फ्लो से करते हैं। किससे, चार्ज के फ्लो से करते हैं। और कितना अमाउंट आप कितना चार्ज लेते हैं, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करो का कितना लेते हैं, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करें। तो किसी भी कंडक्टर के किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब हो गया किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो करेगा उसके रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब डायरेक्शन बता दें, देखिए, जिस समय इलेक्ट्रिक करंट इन्वेंट हुई उस समय इलेक्ट्रॉन इन्वेंट नहीं हुआ था, तो ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करती है। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनकी करंट राइट डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की ही डायरेक्शन में होती है। जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की ही डायरेक्शन में होती है। इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। लेकिन हमें पता है कि सारा काम तो इलेक्ट्रॉन करता है, करंट तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होती है। तो अगर इधर निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो जिधर निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में करंट होगी, इसके अपोजिट में करंट इसकी आई हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या होती है, अपोजिट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगला पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई आई। करंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। आई फॉर इंडिया, इंडिया से याद रखेंगे। इट इज डिनोटेड बाई आई, इसको आई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट आई इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। करंट आई इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। और Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टी क्या है, टाइम। अब यहाँ से n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी अपॉन ई। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी अपॉन ई। तो n इक्वल टू I इंटू टी अपॉन ई। अब यहाँ से n निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, करंट की कैसी क्वांटिटी है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आप सोच रहे होंगे ये सर तो बड़े अजीब है, अभी बताते हैं कि करंट में डायरेक्शन है, फिर बताते हैं करंट स्केलर क्वांटिटी है। हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल 100% करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो जरूरी नहीं जिनमें डायरेक्शन हो वो सब स्केल वेक्टर ही हो। करंट की डायरेक्शन केवल ये बताता है कि उधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है
और बाकी करंट को सिंपल मैथमेटिक्स से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी में को सिंपल मैथमेटिक्स से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो स्केलर होती हैं, जिनके लिए हमें स्पेशल ज्योमेट्रिकल रूल की जरूरत पड़ती है, वो आपकी वेक्टर होती हैं। तो करंट को हम सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए स्केलर है। और इसकी डायरेक्शन केवल ये बताती है कि हाँ पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो कर रहा। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला है आपका एसआई यूनिट ऑफ करंट। देख लीजिए, करंट चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर सेकंड। क्या हो जाएगी, कूलाम पर सेकंड, या कूलाम सेकंड माइनस वन, क्या कूलाम सेकंड माइनस वन। या इसको हम एम्पियर साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए एम्पियर में मेजर करते हैं। किसमें, एम्पियर में मेजर करते हैं। किसमें, एम्पियर में मेजर करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। अब डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। यहाँ से Q इक्वल टू हम 1 कूलाम ले लें, T इक्वल टू क्या ले लें, 1 सेकंड ले लें। तो देखिए I कितना हो जाएगा, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, ये हो जाएगा 1 कूलाम पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 1 कूलाम पर सेकंड। या इसे 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये कोई एक कंडक्टर है, इसके फर्स्ट एंड पर कितना चार्ज इंटर कर रहा है, 1 कूलाम। कितने टाइम में, 1 सेकंड में। दूसरे एंड से कितना चार्ज निकल रहा है, 1 कूलाम। कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो करंट इसमें फ्लो क्या कितनी कर रही है, 1 एम्पियर। कितनी कर रही है, 1 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया, जब भी किसी कंडक्टर के फर्स्ट 1 एंड पर, जब भी किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा हो तो उसमें फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर होती है। जब भी किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा हो तो उसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होती है, 1 एम्पियर होती है। क्या होती है, 1 एम्पियर होती है। इट मीन्स 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर करंट is 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flows through a conductor, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, the current flowing through the conductor is called 1 ampere. The current flowing through the conductor is called 1 ampere. जब भी किसी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा हो तो हम कहते हैं करंट कितनी फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर। करंट कितनी फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर। तो when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, the current flowing through the conductor is said to be 1 ampere. ये 1 एम्पियर की डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई, 1 एम्पियर डिफिनेशन हो गई। मींस अगर ये कोई कंडक्टर है, इसके 1 एंड पर 1 कूलम का चार्ज इंटर करे, दूसरे एंड पर 1 कूलम का चार्ज लीव करे, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। क्या होगी, 1 एम्पियर। तो when 1 एम्पियर करंट flows through a conductor in 1 second, the charge flowing through the conductor is said to be 1 ampere. अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रही होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। आइए इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए, अगर 1 एम्पियर की करंट किसी कंडक्टर से फ्लो कर रही होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। देखिए, आपका फॉर्मूला है N इक्वल टू I इंटू टी अपॉन ई। ये आपका फॉर्मूला है। अब हमें कैलकुलेट करना है कितना चार्ज फ्लो कर, आप कितनी करंट फ्लो कर रहे हैं। करंट हम फ्लो करा रहे हैं 1 एम्पियर, तो I कितना हो गया, 1 एम्पियर। कितने टाइम में फ्लो करा रहे हैं, 1 सेकंड में। T हो गया 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, N इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इधर सुनो बच्चों, ये अगर कोई एक कंडक्टर हो, ये कोई एक कंडक्टर हो और इसमें से अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो, 1 सेकंड में फ्लो कर रही हो, तो इसके फर्स्ट एंड पर
10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे 1 सेकेंड में, और सेकेंड इनसे 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे। मीन्स जब भी किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही होती है तो उसमें हर एक सेकेंड में उसके फर्स्ट एंड पर 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं और दूसरे एंड से 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है लीव करते हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर से या वायर से 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड में फ्लो कर रही होगी तो उसमें से ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड फर्स्ट एंड पर 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे होंगे, सेकेंड एंड से 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे होंगे। ओके, ये बात समझ गए ना? और 1 एम्पियर करंट कब होगी? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो जब भी 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर करेंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव करेंगे, हम कहेंगे करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है। ओके, ये बात समझे? हाँ, एक बात और बता दें, करंट को मेजर किससे करते हैं? अमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? अमीटर से। किससे करते हैं? अमीटर से करते हैं। और एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। एक आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस कितना मानते हैं स्टूडेंट? 0। और एक रियल अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। एक रियल अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। और अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिसमें करंट मेजर करना होता है उसके साथ ही कनेक्ट करते हैं। और अमीटर का निगेटिव बैटरी के निगेटिव से होना चाहिए। जो है अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अमीटर करंट मेजर करता है। अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो देखिए, ये क्लोज्ड पाथ है ना, बीच में अगर यहाँ की ओपन कर दोगे तो करंट नहीं फ्लो करेगी ना, तो ये सर्किट नहीं हुआ, ठीक ना? तो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, a closed conducting path through which current flow is called electric circuit. A closed conducting path through which current flow is called electric circuit. A closed conducting path through which electric current flow is called electric circuit. Means एक ऐसा closed conducting path जिससे करंट फ्लो करती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनेशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के कई पार्ट होते हैं। देखिए, ये कंडक्टिंग वायर है, ये अमीटर है, ये सेल है, ये की है, तो ये इसके डिफरेंट पार्ट है। इनसे मिल करके ये सर्किट बना हुआ है, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। क्या? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो आपका बल्ब हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, रजिस्टर हो गया, की हो गया, प्लग हो गया, ये सब इनके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहलाते हैं, या इनको हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोलते हैं। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट फ्लो कैसे करती है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज आपने सुनी करंट की कहानी, यूके की जुबानी। आप जाएंगे फिजिक्स जीनियस चैनल पर, उसको सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ अपने नॉलेज को, अपनी क्वेरी को शेयर करेंगे। ओके।